अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं इदरीस फलाही आज फिर से एक बार डीडीसी इंतखाबात के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन बताता चलूँ, डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो घाट है, आज वहाँ से कांग्रेस की रहनुमा गुलशन आरा ने अपना नामजदगी कागज़ दाखिल कर लिया है। उस दौरान भीड़ का एक हुजूम सा देखने को मिला। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने जो है गुलशन आरा का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाट में इस्तकबाल किया। साथ ही साथ वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से प्रोग्राम में लोगों को वोट मांगे गए, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अगर गुलशन आरा को वो लोग जिताते हैं तो गुलशन आरा उनके लिए मुख्तलिफ तरीके से जो है काम करेगी, उनके मसाइल पर जो है नजर सानी करेगी। नाजरीन बताता चलूँ, गुलशन आरा के फार्म दाखिल करने के बाद ही गुलशन आरा के जो शौहर हैं उनसे मुख्तलिफ तरीके से इस चुनाव के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू की गई। उनसे ये पूछा गया कि अगर गुलशन आरा कॉन्स्टिट्यूंसी घाट से जीत करके एक नुमाइंदा आती हैं तो क्या कुछ वो जो है यहाँ की तरक्की के लिए कर गुजरेंगी, चाहे वो वहाँ के तरक्याती काम हो या खातीन से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल हों, उनके लिए गुलशन आरा का क्या कदम होगा। उन्होंने उस पर भी मुफस्सल जवाब दिया है। हम आपको उनके इंटरव्यू में दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। वहाँ पे मौजूद उर्फी मजीद वानी जो कि कांग्रेस के रहनुमा डोडा से हैं, उनसे मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया कि आपने जो कैंडिडेट वहाँ से एक नुमाइंदा कैंडिडेट घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना, गुलशन आरा को आपने जो कैंडिडेट चुना है, आपको क्या लगता है कि गुलशन आरा कांग्रेस के लिए जो है जीत करके आएगी? क्या आपको लगता है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस ने घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस से चुना है, क्या वाकई वो कैंडिडेट जीत करके आगे आएगा? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घाट में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे उनका जोर नहीं चलेगा। यहाँ पे कांग्रेस का जोर चलता आया है और आज भी कांग्रेस का ही जोर है वहाँ पे। फिलहाल मजीद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उर्फी मजीद वानी से यह भी सवाल किया गया था कि जो डेली वेजर्स हैं, उन्होंने कहा था अपने एक सवाल के जवाब में, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने मुख्तलिफ तरीके से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की कोशिश की थी। उन्हें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स, नीड बेस और मुख्तलिफ तरीके से उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी का ये रवैया है कि जो मुलाजिम लगे हैं उनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं अब उनसे नौकरियां छीनने की बात कर रही है। इस तरीके का उनका जवाब था। तो साथ ही साथ उनसे यह पूछा गया कि अगर आप बात करते हैं कि आपने नीड बेसिस कैंडिडेट्स लगाए या डेली वेजर्स लगाए, तो डेली वेजर्स आज तक परमानेंट क्यों नहीं हुए? डेली वेजर्स आज भी डेली बेसिस पे क्यों काम कर रहे हैं? उनको मुस्तकिल क्यों नहीं किया गया? जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी उनका मसला पेंडिंग रहा। अब जबकि बीजेपी की सरकार है, आज भी उनको वो लॉलीपॉप मुंह में रखा जाता है। इस तरीके से उनसे सवालात पूछे गए। साथ ही साथ आवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ पंचायतों से आए हुए थे, उनसे मुफस्सल गुफ्तगू हुई। आवाम के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से जो है इन नुमाइंदा रहनुमाओं के बारे में अपने इजहार ख्यालात किए हैं। ख़ास तौर से मैं बताता चलूँ, नायब सरपंच परवेज़ जो कि धार बी से हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर यह बताया है कि डीडीसी इंतखाबात कराना जम्मू कश्मीर की आवाम की सेहत के लिए मुनासिब नहीं था। ये एक गैर जानिबदाराना कदम बीजेपी सरकार ने उठाया। उनका कहना है कि जिस तरीके से बीडीसी के इंतखाबात हुए, बीडीसी के इंतखाबात में सरपंचों और मेंबरों ने बीडीसी चेयरमैन चुना। अगर सरकार ये चाहती कि डीडीसी के इंतखाबात वो कराते तो डीडीसी इंतखाबात भी वो 5 और सरपंचों के ज़रिए से करा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें आवाम को घसीटा है। इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से एलिगेशन लगाने की कोशिश की है बीजेपी सरकार पर। मैं बताता चलूं, इस तरीके से वहां पे मुख्तलिफ तरीकों से जो है सवालात पूछे गए हैं। आइए आप जानने की कोशिश करिए इन मुख्तलिफ इंटरव्यू में। चलिए बने रहे हमारी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शोम चैनल डोडा। मैं इदरीस फलाही इस वक्त कांग्रेस की रैली में आपको रिपोर्ट देने आया हूं। कांग्रेस की रैली इस वक्त जा रही है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाट के लिए। वहां पे इनका प्रोग्राम होने जा रहा है और गाड़ियों की काफ़ी तादाद में जो है लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अभी जो इनके
बड़े बड़े रहनुमा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं जावेद मलिक जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो डीडीसी के इंतखाबात हैं ये इसको किस पैराए में लेते हैं, इन डीडीसी के इंतखाबात कहाँ तक जो है मुफीद साबित होंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डीडीसी के इंतखाबात मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने करवाए हैं, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी कैंडिडेट जो है वो बहुत ही होनहार है और बड़ी दिलेर है और पूरी पार्टी इसके साथ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत निश्चित होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये थे जावेद मलिक जी जिन्होंने डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बात की है। हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है कोलेशन की है, लेकिन घाट में क्या वजह रही कि यहाँ पे कोलेशन नहीं हुई एनसी और कांग्रेस, इसके पीछे क्या वजूहत रही? इसके पीछे वजूहत ये रही कि हमारे जो वर्कर हैं, हमारी तादाद यहाँ पे ज़्यादा है और हमारा वोट ज़्यादा है, वो हमें ये सीट की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब हमने नॉमिनेशन पेपर इनको दे दिया, मैंडेट दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से कैंडिडेट उठाया। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे सब वर्करों ने मुश्तरका तौर पे कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ से एनसी और कांग्रेस के कैंडिडेट मुनफरिद एतबार से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो बीजेपी के साथ टक्कर ले पाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह बीजेपी के साथ तो हम टक्कर ले पाएंगे और बीजेपी तो खाते में नहीं यहाँ है, हमें किसी के साथ मुकाबला नहीं है। हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमें पूरी 90% लोग जो हमारे साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे रियाज जी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके घाट से जो गुलशन आरा यहाँ पे इंतखाब में शिरकत किए हैं, इनको ये इस मुकाबले को किस हैसियत से लेते हैं? शुक्रिया। ये जो मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है ये बिल्कुल वन साइड लग रहा है। ये कांग्रेस की सीट यहाँ पहले ही कांग्रेस की सीट रही है, तो कुछ कारण था कि हमने 2014 में सीट को हारा, लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस यहाँ 2 नंबर पे रही और काफ़ी वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के हैं। तकरीबन 90% वोट कांग्रेस के हैं। तो हमने मन बना लिया और मजीद साहब, वानी साहब ने हमें मैंडेट दिया, उनका हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और मजीद साहब को मुबारकबाद देते हैं। जी रियाज जी, आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस ने गुलशन आरा को चुनावी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कहा है, तो जो आपकी जो यानी एनसी यहाँ पे, आप यहाँ पे तो अपोजिशन ही है क्योंकि यहाँ पे उनका अलायंस नहीं हुआ है, तो एनसी और बीजेपी के साथ यहाँ पे मुकाबला करना आपको कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है? ना ही यहाँ बीजेपी का कोई खाता है और ना ही यहाँ कोई एनसी का खाता है। यहाँ अगर वोटर है तो वो सिर्फ कांग्रेस का है और कांग्रेस बगैर किसी मेहनत के यहाँ से कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप बताइए, जिस तरीके से आपने यहाँ पे कोलेशन एनसी और कांग्रेस की नहीं की, क्या आपको लगता है कि एनसी और कांग्रेस की जो अलायंस हुए उसमें इसकी वजह से कोई दरार नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई दरार नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले भी बोल चुका कि यहाँ एनसी और बीजेपी का इस कॉन्स्टिट्यूंसी घाट में कोई खाता नहीं है। जी हाँ नाजरीन, इस सवाल का जवाब जावेद मलिक जी भी बता रहे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस सवाल को किस हैसियत से लेते हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं जो एनसी के साथ मुंसलिक हैं, भटके हुए हैं, तो हालात को देख के उनको भी चाहिए कि वो इस वक्त कांग्रेस की सपोर्ट करें। बेशक हम यहाँ पे इकट्ठे लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि मेजॉरिटी किस साइड है और हालात इस वक्त क्या है। इस वक्त वो नहीं करना कि हम अपना वोट नहीं ज़ाया करना, उससे फ़ायदा और भी पार्टियां उठा सकती हैं। रेशो के मुताबिक घाट में कांग्रेस ज़्यादा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कांग्रेस की ज़्यादा जो है सपोर्ट है या एनसी की? नहीं, यहाँ पे तो पूरी जो गढ़ ब्लॉक, ओल्ड गढ़ ब्लॉक है, इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, इसमें 22 पंचायतें हैं, यहाँ तो 90% कांग्रेस का वोट है। आप पिछले इलेक्शन को भी देख लीजिए, 2002 से लेके 2014 तक को इलेक्शन को देख लीजिए कि इस ब्लॉक से इसमें जो 14 पंचायतें, 22 पंचायतें, इसमें कांग्रेस का कितना वोट है। आगे
अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शिवम चैनल डोडा ने इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी गट में डीडीसी इंतखाबात के हवाले से दौरा किया है। मैं इदरीस फलाही इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पे नॉमिनेशन फिल किया है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है गुलशन आरा ने। यहाँ पे उनके अहले खाना हस्बैंड मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने जो है अपनी अहलिया को इस इंतखाबात में किस हैसियत से जो है उभारा है। मैंने अपनी मिसेज को कांग्रेस के मैंडेट पे यहाँ से मजीद साहब की वसादत से उन्होंने इस मैंडेट को गट डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को हमारे हवाले किया, बल्कि हमें भरपूर ताउन देने का वादा किया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल मजीद वानी साहब को, जिन्होंने हमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए गुलशन आरा को चुना और भरपूर ताउन देने का वादा किया है और वो दे रहे हैं। हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी गट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं और दिन ब दिन हमारे आगे पीछे आते रहते हैं, क्योंकि हम पहले भी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से ही रहेंगे आइंदा भी। और आने वाले काल में जो हमें मैंडेट दिया गया है, हम इसको बखूबी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और निभाएंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो काफ़ी अक्सरियत में यहाँ हमारे साथ आए हैं और मैंडेट जो हमें यहाँ मिला है कांग्रेस का, तो हमने नॉमिनेशन पेपर आज की डेट में फ़ाइल किया और काफ़ी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, बहुत लोग थे। इसके बावजूद कि हमारे इलाके में दूर दराज पसमानदा इलाका है, आए दिन कोविड से लोग मर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो लोग उतने तादाद में आ नहीं सके और मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ के लोग फिर भी काफ़ी तादाद में आए। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौसम ख़राब होने के बावजूद भी हमारे साथ घाट में पहुँचे, क्योंकि पहाड़ों पे भारत में बर्फ़ थी और गुंदना में बर्फ़ पड़ रही थी, पूरी रात बारिश हुई। लेकिन उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस भारी बर्फ़ में और इस बारिश में यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी दूर दराज एरिया से आना पड़ता था। रियाज जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आज यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से और मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रोग्राम में, इस रैली के बाद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा हिमायती हैं और हिमायत करने के साथ साथ आप यहाँ से जीत जाते हैं? बहुत ज़्यादा। यहाँ हमारी जो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बनाई गई है, इसमें 80% जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब के साथ हैं, खड़े हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहरी अक्सरियत से, काफ़ी बाहरी अक्सरियत से जीत जाएंगे।
आप बताइए, जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिला सीट है, यानी यहाँ से कैंडिडेट जो उतरी हैं वो एक खातून है, एक खातून होने के नाते आपकी बीवी खातून के लिए, यानी ख़वातीन के लिए क्या कुछ कर गुजरेंगी अगर ये जीत जाती हैं? इंशाल्लाह ये जीत जाएंगी और ये जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की ख़वातीन जितनी भी हैं ये उनके साथ शाना बशाना साथ चलेंगी, क्योंकि यहाँ पसमानदा इलाका है, गरीब आवाम है, उनके साथ चलेंगी और उनके जो छोटे बड़े मसाइल जितने भी हैं उनको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगी। जी, आप घाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, जैसे कि घाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सड़कें आती हैं जिन पर हमेशा ख़तरा बना रहता है, वो भरत रोड भी है और घाट रोड भी है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत जाती हैं तो क्या ये इन सड़कों की मरम्मत में पूरी कोशिश करेंगे? जी हाँ, ये जो भारत रोड है इसको हम ऐसी रोड बनाएंगे कि आने वाले काल में लोग याद करेंगे कि हमने इस रोड के लिए बहुत कुछ करना है। एक ये भारत रोड ही खाली नहीं है बल्कि धड़ा गुंदना रोड भी है, घाट रोड भी है जो काफ़ी देर से बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई हैं। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुआ उसके बाद इन रोडों को किसी ने पूछा, इनकी खस्ता हालत है। मैं गया कॉन्स्टिट्यूंसी में, जगह जगह में गया और मैं पहुंचा, लेकिन रोडों की खस्ता हालत, कुछ रोडें जो PMGSY की हैं उनमें वो ठीक हैं तकरीबन, फिर भी अच्छी हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट R&B के थ्रू बन रही हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है और उनकी मरम्मत के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और उनको संवारने की कोशिश करेंगे। इस घाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ऐसे इलाके हैं जो देहात हैं, उन देहातों से आए हुए मज़दूर हैं, गरीब हैं। अगर यहाँ से DDC कैंडिडेट आपका जीत जाता है, उन गरीब तबके के लिए आपकी सबसे प्रायोरिटी क्या रहेगी? किस काम को आप तरजीही तौर पर तरक्की के लिए सोचेंगे? हम सबसे पहले जो मज़दूर यहाँ के मज़दूर हैं, उनके दिहाड़ीदार मज़दूर जो हैं उनको जो रेट मिल रहा है 400, 350, 400, वो पहले हम उस रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 400 रुपये से यहाँ के मज़दूर को उसका चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको 1000 कम से कम दिहाड़ी मिलना चाहिए। जी, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आम तौर से पब्लिक का ये एलिगेशन रहता है नेताओं पे कि जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त मुख्तलिफ़ तरीके से वादे किए जाते हैं लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद वो निभाए नहीं जाते हैं। आपने इस वक्त जितने भी वादे किए हैं, कि आपको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि पब्लिक को अगर आप यहाँ से यकीन दे रहे हैं कि आप उनके काम करेंगे, तो क्या वाकई अगर जीत जाते हैं आप तो वो करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, हमारा इरादा नेक है। हम अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ खड़े हुए हैं, इस बुनियाद पे खड़े हुए हैं कि हम इस गरीब आवाम की खिदमत के लिए यहाँ निकले हैं, क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ जो हमारे एरियाज़ में गरीब आवाम है, हम चाहते हैं कि उस गरीब आवाम को किसी न किसी तरह से हम ऊपर उठाने की कोशिश रात दिन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। बाकी रहे झूठे वादे तो हम करते नहीं, ना हमने कभी झूठ बोला है। हम सच बोलने की कोशिश करते हैं और सच बोलते हैं, और जो भी बोलेंगे वो आइंदा जो भी वादा किसी के साथ भी करेंगे, किसी मज़दूर के साथ या आवाम के साथ जो भी वादा करेंगे उसको भरपूर अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। सियासत में आपका कदम DDC इंतखाबात है या इससे पहले भी आप सियासत में कदम रख चुके हैं? मैं पहले मैं पंचायत घाट से 2011 में जो चुनाव हुआ, मैं 450 वोटों से मैंने जीत हासिल की थी और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं यहाँ घाट को संवारने और सुधारने की कोशिश में अपने 6 साल लगातार करता रहा। लेकिन यहाँ इसके साथ साथ जो भी हमने काम किया वो अभी मौजूद है, दिखता है। जो ग्रास रूट लेवल पे हमने किया वो दिखता है, सामने है सारा, और वही लोगों को तभी लोगों ने मन बनाया कि इसको DDC चुनाव में उतारेंगे। कोई ऐसा काम जो आपने अपने जिम्मेदारी निभाते हुए किया हो, आप पब्लिक को उससे अवेयर कराएं? जी, आज़ाद साहब को हमने रिक्वेस्ट की, मजीद साहब को मैंने अपनी सरपंची के दौरान रिक्वेस्ट की, और मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे बिल्कुल
तैयार है। उस मेडिकल कॉलेज की रोड जो हमने कांग्रेस की वसादत से, आज़ाद साहब की वसादत से और मजीद साहब की वसादत से, हायर सेकेंडरी स्कूल को हमने यहाँ तरजीह दी, बीडीओ ब्लॉक ऑफिस को, पंचायत घर हमने बनवाया, हमने पानी लाया, हमने यहाँ की रोडों को डेवलप किया। शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल बताता चलूँ, ये हैं गुलशन आरा के शौहर जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उनका कहना है कि मुख्तलिफ़ तरीके से इन्होंने पहले चुनाव जीता था, शायद सरपंची इलेक्शन में, तो फिर इन्होंने काफ़ी तरक्की की, इन्होंने मुख्तलिफ़ काम गिनवाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि अगर ये इंतखाबी चुनाव जीत जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर इनकी खातून खाना जीत जाती हैं तो वो ख़वातीन हज़रात के लिए खुल्लम खुल्ला जो है उनके शाना बशाना साथ रहेगी। साथ ही साथ इन्होंने ख़ास तौर से ये बात की है कि भरत रोड और घाट रोड में जो भी खस्ता हालत और जो मरम्मत के काम हैं उनको ये बिल्कुल भरपूर निभाएंगे। अब देखना यह है कि जीतने के बाद ये किस तरीके से अपने वादों पे उतरते हैं। आपसे उर्फी जी, आपसे पहला मेरा यही सवाल है, जिस तरीके से आपने घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से एक खातून को आज कांग्रेस से चुनाव में शिरकत करने के लिए यहाँ से कैंडिडेट उठाया है, आपको किस तरीके से लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और ये आपका जो नुमाइंदा है ये जीत जाएंगे? देखिए, जहाँ तक जो हमारी कैंडिडेट है लेडी है, क्योंकि ये सीट जो है ये लेडीज़ के लिए रिज़र्व्ड है, पहली तो ये वजह है। दूसरा, आपका जो सवाल है कि कांग्रेस को वोट क्यों मिलेगा, तो जितनी भी तरक्की अगर हम देखें ग्रास रूट्स पर, चाहे रोड्स हों, स्कूल्स हों, बिजली, पानी, तहसीलें नई बनना, ब्लॉक्स का बनना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आना, ये सब कांग्रेस की ही तो देन है। और जो लोगों को अच्छी तरह पता है कि तामीर और तरक्की का जो दौर डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ने देखा वो कांग्रेस की सरकार में ही देखा, यानी कि जो असली फेज़ था डेवलपमेंट का वो 2002 से लेकर 2014 तक का था। क्योंकि आपको भी पता होगा, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, कि जहाँ तक इस जो ये नई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है घाट डोडा, इसमें अगर आप भरत रोड की बात करें, कई लोग बीजेपी के जो पेड स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा टीवी चैनल्स हैं, उनके जो किराए के रिपोर्टर हैं जो जाके ये कोशिश करते हैं कि हमें टारगेट करें भरत रोड के लिए, और ना कि उनको टारगेट करें जो पिछले 7 साल से हुकूमत में हैं, दिल्ली से लेकर भरत तक। उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि रोडों की हालत क्या है। अलबत्ता जो 7-8 साल पहले हुकूमतें थी उनको टारगेट किया जाता है, तो उससे समझ आ जाता है वो रिपोर्टर, वो चैनल किसके लिए काम करते हैं। बहरहाल, आपको भी याद होगा कि सिर्फ 2008-9 तक भरत रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं भरत का रहने वाला हूँ खुद, आप भी शायद दाली ब्लॉक के रहने वाले हैं, तो हम तो घोड़ों पर जाया करते थे। 2008-9 के बाद भरत रोड की तामीर जो है सही मानों में शुरू हुई और 2011 में वहाँ गाड़ी पहुँची। तो 90% जो गांव थे 2005 के आसपास तक, इसमें लोग पैदल सफ़र किया करते थे, सड़कें थी ही नहीं। तो ये कांग्रेस दौर में तामीर और तरक्की शुरू हुई, नई सड़कें, पहाड़ों को, जंगलों को चीर कर सड़कों की तामीर की गई। और जब एक नई सड़क बनती है तो जाहिर है वो पहले कच्ची ही बनेगी, ऐसा तो नहीं कि पहले ब्लैक टॉप होगी और फिर सड़क खोदी जाएगी। जब पहले पहाड़ खोदा जाता है उसके नीचे कच्ची ही रोड बनती है फर्स्ट फेज़ में, उसके बाद उसको पुख्ता किया जाता है और फिर वक्तन फ़वक्तन उसकी मरम्मत की जाती है। आज जो सड़कों का हाल है ये बीजेपी के पिछले 7 साल की हुकूमत की देन है। नहीं जी, आप बता रहे हैं कि जो खस्ता हालत है आप इसमें ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी सरकार को। बिल्कुल। जिस तरीके से बीजेपी आज डीडीसी इंतखाबात में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जा कर के लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि 7 साल में ही तरक्की हुई, पिछले 70 साल में कोई तरक्की नहीं हुई, आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? मेरे ख्याल में अगर ये आप आवाम से पूछें कि पिछले 7 साल में तरक्की हुई या तबाही हुई तो आवाम इसका जवाब देगी। बीजेपी खासकर यहाँ पर जो इनके कैंडिडेट हैं, पहले एमएलए रहे या अब डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में सरपंच का भी इलेक्शन खुद ही लड़ेंगे हर जगह से। इनका एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। 2014 में जब ये आए, एमएलए चुने गए, झूठ बोला,
कम्युनलाइज किया सिचुएशन को, हिंदू मुस्लिम। देखिए खुली आम बात है, उस वक्त इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने उस वक्त मुस्लिम गाँव में कैंपेन तक नहीं की थी 2014 में, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को पोलराइज करके उनका वोट हासिल कर सके, और कामयाब भी हो गए कुछ हद तक। जाएं और पूछें घर घर में जहाँ ये कैंपेन करते थे, वहाँ इन्होंने एक झूठा शगुफा छोड़ा था उन दिनों कि हम जी हर घर से एक नौजवान लड़के को, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उस वक्त चल रहा था आपका द्राबशाला में शायद रैटले, ये सब घरों को वादा किया था इन्होंने कि हम हर एक घर से एक लड़के को उस पावर प्रोजेक्ट में नौकरी देंगे। जाइए पूछिए ज़रा उन घरों में जाकर के कितने लोग उस पावर प्रोजेक्ट में लगे, या उस पावर प्रोजेक्ट के अलावा अगर एक शख्स भी ऐसा निकल आया जो ये कह देगा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 साल में उनको कोई रोज़गार दिया है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। जी हाँ, आप बता रहे हैं, आपने इस यहाँ तक भी दावा कर दिया कि अगर बीजेपी ने कहीं पे भी जो है लोगों को नौकरियाँ दी होंगी तो आप जो है सियासत छोड़ देंगे। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये भी पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस किस तरीके से जो है नौजवानों को रोज़गार देती, आप इसमें क्या बताना चाहते हो? और बीजेपी क्या रोज़गार देने से कासिर है नौजवानों? बिल्कुल है। जो देखें हमारी सरकारों में कई स्कीम्स, कई चीज़ें शुरू हुई थी, जैसे रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, डेली वेजेस एम्प्लॉय किए गए, नीड बेसिस पे लोगों को एम्प्लॉय किया गया, PHE में, R&B में, मुख्तलिफ जहाँ भी ज़रूरत थी। हमारी सरकार की नीति थी कि जितना हो सके हमसे लीगली हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को रोज़गार दे पाएँ। 2014 से आज तक आप जाएं, किसी छोटे बच्चे को भी पूछेंगे, इनकी सरकार आते ही ये एजेंडा और ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इन सब लोगों को निकाल दिया जाए। हमारे वक्त में इनको कम से कम अपना घर बार चलाने के लिए वक्तन फ़वक्तन तनख्वाहें मिली जाती थी। आज जाएं देखें कहाँ हैं तनख्वाहें इनके, जाएं पूछे पिछले 4-4 साल के नरेगा की मजदूरी लोगों को नहीं मिली है, लोग फाका कशी के शिकार हो रहे हैं इलाकों में। ये जाके बीजेपी से पूछिए, वो तो सिर्फ झूठा प्रोपोगंडा हमने किया, जेब में कैंची लिए घूमते हैं, जो कुछ हमने बनाया वहाँ जाके रिबन काटते हैं। बीजेपी के 7 साल में एक तरक्की हुई है कि इन्होंने, देखिए हमारे टाइम में डिमांड्स होती थी और पूरी होती थी, सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, बड़ी बड़ी इलाकाई तामीरें, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, तहसीलें बन रही हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं। बीजेपी के टाइम में एक चीज़ हुआ, वो नरेगा के ना 2-2.5 हज़ार के 3 हज़ार रुपये का टीन का डब्बे वाला एक बाथरूम लोगों को दिया गया, कुछ लोगों को, क्या स्कीम का ना, SBM में टीन के डब्बे के बाथरूम, पक्के भी नहीं, मतलब गर्मी में उसमें आदमी मर के पिघल के मर सकता है। उन टीन के डब्बे के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के बाथरूमों के इन लोगों ने रिबन काटे हैं। इमेजिन करिए, ये हालत है एक MLA की, एक मिनिस्टर की, इस चीज़ का प्रोपोगंडा वो करते हैं। हमने क्या बड़ी बड़ी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें बनाई हैं जो आने वाली सदियां याद करेंगी, कभी प्रोपोगंडा नहीं किया, हमने ढोल नहीं बजाए, हमने रिबन नहीं काटे। ये देखें पीछे गट की हायर सेकेंडरी है, हमारे वक्त में 2003 में बनी है, इसका इनॉग्रेशन भी उस वक्त के DCs ने ही कर दिया। करने को यहाँ के ऑनरेबल MLA कर सकते थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, आ सकते थे, वो देखें वहाँ पर प्लेट लगी है, इनॉग्रेटेड बाय द DC डोडा। हम प्रोपोगंडा में हमने ज़मीन पे काम किया है। अब वो अगर ये समझते हैं कि डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि बीजेपी जो बोलेगी वो आंख मूंद के मान लेंगे, कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बसता, वो अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। बीजेपी की पॉलिटिक्स सिर्फ इस चीज़ पर बेस्ड है कि हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करके अपनी कुर्सी कैसे अपनी पास रखी जाए। ये पावर के भूखे हैं, ना इलाके से इनकी कोई वाबस्तगी है, ना लोगों से। जी, आपने अभी बीच में एक बात कही थी कि कांग्रेस के दौर में जो है लोगों को रोज़गार मिले, आपने ख़ास तौर से डेली वेजर्स को जो बोला कि डेली वेजर्स वगैरह इस तरीके से नीड बेसिस जो आपने एम्प्लॉयज़ लगाए, लेकिन बात यहाँ तक है कि जब कांग्रेस ने उनको किसी तरीके से एडजस्ट किया, लेकिन या तो बदकिस्मती आप कहिए, या तो अब ये कौन, हम ये किसी को भी एलिगेशन लगा सकते हैं, सरकार चाहे आज मौजूदा हो चाहे कांग्रेस की हो। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार होते हुए या आज की सरकार होते हुए उन मुलाजमिन के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है, वो परमानेंट अभी भी क्यों नहीं होते हैं? मैं इसका बहुत सिंपल और छोटा जवाब दूंगा। अगर सरकार सिर्फ कांग्रेस की होती तो हम जवाबदेह होते। सरकार सुनिए, जब सुनिए, आपकी मेरा जवाब ख़त्म होने दीजिए। 2002 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार जो है वो सिंगल पार्टी सरकार नहीं थी, हमेशा कोलिशन की सरकार रही।
एक दफ़ा 2002 से 2008 तक कांग्रेस और पीडीपी की, 2008 से 2014 तक कांग्रेस और एनसी की। अगर सिंगुलरली कांग्रेस सरकार में होती तो हमने वो काम पूरा कर दिया होता। जब सरकार कोलिशन में किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर बनाई जाती है, उसमें कई मजबूरियां प्ले में आ जाती हैं, जो एक लंबी सियासी चर्चा है जिस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये कांग्रेस के रहनुमा डोडा से उर्फी मजीद वानी हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ की आवाम को कांग्रेस के वक्त के उमूर और बीजेपी में जो आजकल उमूर हुए हैं, इन तमाम के बारे में लोगों को बाखबर करने की कोशिश की है। आवाम जानती है कांग्रेस के काम भी, और आवाम जानती है आज की मौजूदा सरकार के काम भी। अब आवाम इसका फ़ैसला करेगी आज इन डीडीसी इंतखाबात में कि उनका रुख कहाँ की ओर बढ़ेगा, किन ने तरक्की की है, किस और जो है उनका रुख बढ़ेगा। जी, आपका नाम और आप किस पंचायत से इस कांग्रेस की रैली में यहाँ पे आप आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं दहारबी पंचायत से बिलोंग करता हूँ और गठ जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें रहता हूँ। आप इस वक्त क्या कांग्रेस की हिमायत में यहाँ पे हैं, और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जिस तरीके से यहाँ पे रैली हुई है, क्या कांग्रेस डीडीसी इंतखाबात में अपने नुमाइंदे को चुन कर के आगे लाएंगे? बिल्कुल 100% लाएगी। और इसमें अगर आप, मैं बताता चलूँ आपको, मैं तो एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उस पार्टी लेवल पे मैं आपको ये बात नहीं कहूँगा कि हमारा ही कैंडिडेट यहाँ पे 100% क्यों जीतेगा। इसकी ख़ास वजह है कि इसमें बहुत जो पार्ट प्ले किया है वो जो मौजूदा सरकार है, दिल्ली से लेके कोने, हिंदुस्तान के कोने कोने तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उसका भी बड़ा रोल है हमें जिताने में यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि पब्लिक उनसे इतनी नाराज़ है, इतनी खफा है, इतनी तंग आ चुकी है कि वो बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। और जैसे जहाँ से यहाँ पे इलेक्शन होते रहे, आपने देखा होगा कि पहले जब यहाँ पे पंचायती चुनाव हुए तो उसमें भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि 80-20 रेशो रहा। 80% कांग्रेसी सरपंच पंचेस जो जीत के आए और 20% अदर पार्टीज़ के। तो लोग समझ चुके हैं, लोगों को समझ में आ चुका है कि ये जो इन्होंने सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था, वादा किया था, वो बिल्कुल झूठ है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके बाद इन्होंने सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत की, मंदिर मस्जिद की सियासत की, हिंदू मुस्लिम की सियासत की और मजहबों को बीच में घसीटते रहे। तो लोग इस वक्त इतने जागरूक हैं, आप मान लीजिए गांव-गांव में हर जगह पे इस वक्त लोग इतने चालाक हैं, इतने अवेयर हैं। एक गांव का रहने वाला, दूर दराज इलाके का रहने वाला छोटा सा इंसान भी आपको मिलेगा, उससे आप पूछिए कि वो यूएसए की बात करेगा, जर्मन की बात करेगा, फ्रांस की बात करेगा, चाइना की बात करेगा, मे भी तमाम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करेगा। तो डेवलपमेंट के हवाले आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज तक अभी पीछे सरकारें अभी चली रही है बीजेपी की, जो आप जो डीडीसी के नए इलेक्शन, जो आप क्या उम्मीदें लोगों के बीच में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो डेवलपमेंट के बारे में हम यही कहेंगे। देखो, हमारे जो यहाँ पे पिछले चुनाव में पंचेस सरपंचेस जीत के आए, उनने काफ़ी प्रयास किया, बहुत सारी कोशिश की कि हम डेवलप करें, हम लोगों के काम करें, लेकिन सरकार ऊपर से ऐसी है कि जब जहां उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी बॉडी नहीं है, हमारे लोग जीत के नहीं आए हैं, तो वो उनको दबाव में रखते हैं, उनके पावर सीज रखते हैं। जो कि हमारे आईन में जो पंचायत को इख्तियारात हैं वो अभी तक कभी भी इनको नहीं मिले हैं, इनको अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं दिया है वैसा कि ये पब्लिक का काम करें। फिर भी ये अपने तौर पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और उसी मेहनत का नतीजा ये है कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी हार रही है और बुरी तरह से हारेगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर जो मरकज़ में सरकार चला रहे हैं, अगर उनके डीडीसी काउंसलर जीत जाते, नहीं, ये तो ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जो इस वक्त एक ही एजेंडा है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ की सियासत में अपनी छाप छोड़ें, ताकत के बलबूते पे, और पोलराइजेशन करके। बाकी आपके सामने हैं, अब देखो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं ये अपने लेवल पे बनाई हैं, इसमें पूरी तरह से बंदरबांट की है, हिंदू मुस्लिम को अलग किया है। इनको लगता है कि अगर एक डीडीसी जो सीट है यहाँ पे, घाट की जो सीट है, इसमें इन्होंने 27-28 हज़ार वोट डाला है, जबकि ऊपर से प्रपोजल है कि इक्वली वोट शेयर मिलना चाहिए तमाम
कॉन्स्टिट्यूंसियों को। वैसे तो इन्होंने किया नहीं है, इन्होंने पूरा अलग कर दिया है, एक समुदाय को बिल्कुल अलग कर दिया है और बाकी पोलराइजेशन करके एक समुदाय को अलग किया है। तो बांटने का काम तो इन्होंने पहले से ही किया है और ये बांटने वाला काम जो है ये लोगों को समझ आ चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवम चैनल डोडा का। आज हम यहाँ पे आए थे जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। मैं दो बातें आपको ये अर्ज़ करना चाहूँ कि बुनियादी तौर हम कांग्रेस से नहीं हैं, लेकिन ये हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी एक सोच है, हमें लोगों का दबाव था, हमें लोगों का प्रेशर था कि आप जाइए, जो इलेक्शन जो डीडीसी के होने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस हिसाब से यहाँ पे आए थे। तो हमें पूरे लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि जायज़ और जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं वो रियाज साहब हैं, गुलशन आरा जी हैं यहाँ पे, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन जो यहाँ पे होने जा रहे हैं कानून को बालाई ताक रख के ये यहाँ पे हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं कि अगर बीडीसी के इलेक्शन यहाँ पे हुए थे, सरपंचेस और पंचों ने वोट डाले थे और इसका जो पंचायती राज जो एक्ट है इसमें इन्होंने अमेंडमेंट की और पब्लिक को इसमें घसीटा। हालांकि बीडीसी चेयरमैन सरपंचेस, अगर सरपंचेस और पंच बीडीसी बना सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीडीसी और बाकी लोग जो है ये डीडीसी भी बना सकते थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अमेंडमेंट किया और पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया। और हमने भी मुनासिब समझा कि ये जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है बुनियादी तौर ये अच्छा नहीं है, हम इसके खिलाफ़ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवम चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा लोगों से कि अगर बीजेपी को डीडीसी के जो चेयरमैन हैं अगर उनके वो अपने नहीं मतलब काउंसलर नहीं आए तो ये मुझे लगता है, अब हम तो छोटे लोग हैं लेकिन मुझे लगता है गालिब गुमान है कि ये पब्लिक को फिर घसीटेंगे कि डीडीसी के जो काउंसलर हैं वो हमारी नहीं आए, इसलिए हमें फिर पब्लिक को ही घसीटना पड़ेगा इसमें। ये इनकी पॉलिसी है और हमें भी लोगों का दबाव था, हमने अलायंस किया। तो अलायंस में जो हमारा जो रोल रहा हमने भी कोशिश की, लेकिन 2 सीटों पे इनका जो हुआ कंप्रोमाइज़ घाट और बागवा पे नहीं हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो डिमांड है, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जाहिर सी बात है जो हमें लोग कहेंगे वो हमने करना है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आए थे। जी आप बताइए, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि ये सरकार ने जो डीडीसी के इंतखाबात में आवाम को घसीटा है, तो क्या इससे आवाम में उलझनें क्रिएट हुई हैं? आपको कितना लगता है कि आवाम इससे मुतासिर हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है मुतासिर, क्योंकि आवाम जो है आज जो वोटर जो है वो कब का जाग चुका है। वो ज़माना आज नहीं, मुझे याद है 1996 में जो इलेक्शन हुआ था, गालिबन उससे पहले भी जो होता था सिर्फ हाथों से दिखाते थे लोग कि आ जाओ, बस ऐसे दिखाते थे। लोगों को पता था कि हमारा एक ही ऑप्शन है, किसी एक ही बंदे को वोट देना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जागृति आई, 2002 में चेंज आई, फिर 2014 में चेंज आई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का और उनको मतलब अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को, क्योंकि लोग जो हैं बिल्कुल अवेयर हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर, कौन सी प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं। मुझे लगता है कि लोग जो हैं जानकार हैं, उनको पता है और वो जाएंगे, मतलब 13 तारीख का वेट कर रहे हैं और जो लोगों के हित में होगा वो खुद फैसला करेंगे। आपको क्या लगता है ये डीडीसी इंतखाबात यहाँ की तरक्की के लिए साजगार होंगे या कि ये हुकूमत का कुछ और चाल? आप क्या बात कर रहे थे? बिल्कुल ये पब्लिक के मुफाद में कुछ नहीं है, ये एक जुमला हम कहेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी ने भी कहा था, इनके लीडरों ने भी कहा था कि एक जुमला है, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें कौन से पावर्स हैं। अब हम कहें तो कहें क्या, ये हम सब जानते हैं कि कोई भी पावर्स नहीं है, कोई भी इसकी एक्सरसाइज नहीं है। ये हिंदुस्तान पे, हमारे मुल्क पे जो है इंटरनेशनली जो प्रेशर है कि दफ़ा 370 तोड़ा, बाकी बड़े बड़े इन्होंने काम किए, तो जाहिर सी बात है इस पे उन्होंने जवाब देना है। और दफ़ा 370 जो हटाया है वो आर्टिकल में लिखा है, हमारे आइन में लिखा है कि जो स्टेट की असेंबली जो होगी वो उसमें जब फाइनलाइजेशन उसका कुछ करेगी तब जाके इसको वो तोड़ सकते थे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ सियासत करके फिर जोड़ तोड़, बीजेपी, पीडीपी, इनको तोड़ के इन्होंने अपने लेवल पे ये फैसला लिया।
कि दफ़ा 370 को हटाना है। और मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा जो दिमाग बोल रहा है कि ये लोग डीडीसी इलेक्शन करके फिर इनके चेयरमैन बनाएंगे, फिर स्टेट लेवल पे अगर इनका कोई बड़ा बनता है तो मे भी उसको असेंबली में लें या इनकी इक्विवेलेंट टू कैबिनेट करेंगे इन डीडीसी चेयरमैन्स को, और फिर इनको अपना रेजोल्यूशन इनसे पास करवा के तो आगे कर लेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से आज डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले पंचायती राज का जो पंचायतों में इंतखाबात हुए, साथ ही साथ बीडीसी इंतखाबात हुए, उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी के जो इंतखाबात हुए, आप बहैसियत नायब सरपंच है, आपको क्या लगता है जो हुकूमत ने ये फेस टू फेस इंतखाबात कराए, इनसे जम्मू कश्मीर में या ख़ास तौर से हमारे इस रीजन डोडा में कोई तरक्की वाक़ई हुई? सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं अगर हम करें तो वो हमारी रेपुटेशन पे भी थोड़ा असर उसमें पड़ता है। कोई भी पावर्स पंचायत के पास नहीं है, और इवन कि हम एक काम का अपनी मर्ज़ी से हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से कुछ काम करवा सकें, और उसमें भी अननेसेसरी इंटरफेयर जो है लोगों से चल रही है। और हमारा जो है मतलब हमारा कोरम जो है 8 लोगों पे मुश्तमिल है, और हम 8 लोग कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं। आप यकीन जानिए, ऑन रिकॉर्ड मैं ये बातें कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, आप यकीन कीजिए कि वो हमारा काम नहीं बनता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज तक इलेक्शन आते करते रहे ये लोग, तो मुझे यकीन है कि हमारा जो ये घाट चूंसी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, इसमें हम तन मन धन के साथ अपने पार्टी कांग्रेस के साथ हैं फ़िलहाल। लेकिन इन लोगों ने हमें तजब्ज़ुबे में हर वक्त डाला है। हमने इनको कहा था कि आप अलायंस करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में हैं, आप अलायंस करो। लेकिन अब पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी, इन्होंने कैंडिडेट खड़ा करके हमारे लोगों को तजब्ज़ुबे में डाला है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी पंचायत में दाड़ा 20 से तल्लुक़ रखता हूँ, हमारी पंचायत में कांग्रेस का वोट है और कांग्रेस को भारी एक्सेस से वहाँ से वोट आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम ये 13 तारीख को वोट डाल के और 20 तारीख का जब इसका नतीजा आएगा उस वक्त सब लोगों को पता चल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल। तो आप एनालिसिस कर रहे थे मुख्तलिफ इंटरव्यूओं का, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने सवालात जो है किए बीजेपी सरकार को, साथ ही साथ उनसे जो प्रेस ने सवालात किए उनके जवाबात उन्होंने क्या दिए हैं। फिलहाल बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ। कल इंशाल्लाह इस वक्त फिर से आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चुनाव वैली के बच्चों के लिए खुशखबरी, अब आपको अपने ही शहर में नीट 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल की कोचिंग मिलेगी, क्योंकि अर्पथ क्लासेस डोडा पहली बार लेकर आया है कोटा से हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस के लिए आज ही राब्ता कायम करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करें। हमारा पता है अर्पथ क्लासेस डोडा, चुनाव वैली, कॉल 9149919926।